वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो हमने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था और हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी फर्स्ट यूनिट में एक हमारे पास चैप्टर आता है सेकंड, और उस चैप्टर का नाम है गैसों के अभिगमन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के। अब यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट फेनोनिमा इन गैस, यानी गैसों के अभिगमन की घटनाएं क्या हैं। यानी एक गैस के पार्टिकल्स दूसरे गैस के पार्टिकल से टकराने पर हमारे पास किस तरीके की सिचुएशन मिलती है, किस तरीके का कोलिजन बनता है, सारी की सारी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैस के जो अणु हैं वो लगातार क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। सभी को पता है गैस के जो अणु हैं वो लगातार मोशन करते हैं, गति करते हैं। अब इनकी गति किस तरीके से होती है, इनकी जो गति होती है, मान लीजिए एक अणु जो है वो दूसरे पर अणु से क्या करता है, टकराता है, यानी इसका क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने से इनकी जो मोशन होती है वो जिगजैग मोशन होती है। देखिए जिगजैग भी क्या है, जिगजैग मोशन, या ये कह दें टेढ़ी मेढ़ी गति। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक कण है, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो जिगजैग होता है। अब आपने एक बात नोट की होगी कि जो ये मोशन है ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जो ये मोशन है ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एक सरल रेखीय रूप में होता है। किसके अंदर? सरल रेखीय रूप, लीनियर फॉर्म के अंदर होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लगातार क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। ओके, अब जो कोलिजन करने के पश्चात, अब जो कोलिजन करेंगे या संघटक करेंगे, तो इन कोलिजन के बाद हमारे पास एक कंडीशंस बनती हैं। अब हम ये कहेंगे कि दो कर्मागत कौन से, दो कर्मागत गैस के अणुओं के बीच, दो कर्मागत गैस के अणुओं के बीच, या ये कह दे कि दो कर्मागत टक्करों के मध्य माध्य मूल, दो जो टक्करों के मध्य माध्य मूल रेखीय पथ जो होता है उसे हम फ्री पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। अब देखिए फ्री पाथ क्या है। फ्री पाथ का मतलब दो कर्मागत गैस के अणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। ओके, अब ये तो हुआ फ्री पाथ, जिसे हम मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ। अब इस मुक्त पथ में से हमें मीन मुक्त पथ निकालना हो, यानी माध्य मुक्त पथ, यानी मीन फ्री पाथ निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसका जो मीन मान है, मान लीजिए ये मेरा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब मैंने कहा दो कर्मागत पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, उसे फ्री पाथ कहते हैं। यदि हम इसका मीन निकालें तो मीन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अपन माध्य ऊर्जा निकालेंगे, तो इनकी मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास लैम्डा जो है वो फ्री पाथ है, और उनके बीच में जो भी कर्मागत वैल्यूज हैं वो लैम्डा एन तक है। वो क्या है? लैम्डा एन तक। एस जो है वो एक दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को प्रदर्शित करता है। ओके, एस दूरी है और एन है माध्य अणुओं की संख्या। माध्य अणुओं की संख्या क्या है, हमारे पास क्या प्राप्त होती है, एन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एस लिखना था, यहाँ एस। ओके, तो एस है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्री पाथ कितना है। तो फ्री पाथ के लिए एस लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, एस बाई कितना आ जाएगा, एन। लैम्डा जो है वो एस बाई एन। एस क्या है? दूरी अपॉन माध्य, जितने अणु होंगे उतने की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और जो हमारे पास परमाणु की मीन दूरी आएगी, यानी जो रेखीय दूरी आएगी, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। और इस एस की जगह अपन ये लिख सकते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, सोन लैम्डा एन। ओके, तो इस चैप्टर में हम गैसों के अभिगमन की कंडीशंस पढ़ेंगे। ओके, मैक्सवेल ने क्या रूल दिया वो पढ़ेंगे। तो ये बातें सारी हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा वी बार टी और एन।
अब वी बार टी क्या है? वी बार टी का मतलब वेग का विसरण नियम। अब विसरण क्या होता है, प्रासरण और विसरण, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। अब वेग का विसरण नियम अपॉन एन और एन टू टी, यानी टी समय अंतराल में जिस वेग से क्या कर रहा है पार्टिकल्स, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उसके बारे में सारी की सारी बातें अपन पढ़ेंगे और उसका अनुपात क्या कहलाएगा, लैम्डा। अब चलिए, अब हम आगे करते हैं माध्य मुक्त पथ का जो व्यंजक है, जो हमारे पास माध्य मीन वाला है, वो किस तरीके से आएगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करना है, पार्टिकल्स को लेना है। क्या करना है, पार्टिकल की स्टेट को लेना। मान लेता हूँ मेरे पास इस तरीके का पार्टिकल है और यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। कितनी डिस्टेंस है, d। अब d डिस्टेंस है इनके बीच की, हमें क्या निकालना है, फेनोनेमा, अभिगमन निकालना है। अब अभिगमन का मतलब होता है किसी पार्टिकल की स्टडी को व्यक्त करना, किसी पार्टिकल की स्टडी को व्यक्त करना। ये टोटल d है तो इसका हाफ कितना होगा, d/2, ये भी कितना होगा, d/2। ओके, तो हम पार्टिकल्स की क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। उस अणु की, उस परमाणु की हम डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाई डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का मतलब इस एरिया का, इस सर्कल का क्षेत्रफल होता है, डी इसकी क्या जो रेडियस है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला आ गया। अब सिग्मा से बात नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी, सिग्मा से बात नहीं बनेगी। तो सिग्मा का मतलब जो वी टी दूरी जो है, वी बार दूरी जो है, वो सिग्मा का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सिग्मा का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी दूरी का क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर टी सेकंड पर अब हमें एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई कौन सी, वी टी एज इट इज़ रहेगा, और n की वैल्यू, n क्या है, हमें तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरीके से आएंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास पार्टिकल कितना पाई है, डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर वी टी भी आ गया, क्या आ गया, वी टी। वी टी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को व्यक्त करता है वी टी। ओके, और यहाँ पर देखिए स्मॉल नंबर्स ऑफ क्या है, पार्टिकल्स, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा n। तो कैपिटल N क्या बना, पाई डी स्क्वायर म्यू टी अपॉन n। तो वैल्यू रखिए आप, म्यू टी आ जाएगा ऊपर, म्यू बार टी, पाई डी स्क्वायर म्यू टी n। तो यहाँ से वी टी कैंसिल, 1/पाई डी स्क्वायर बाई n। तो लैम्डा जो है वो क्या होगा, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अब जितने अणु होंगे उतने उनकी बीच की डिस्टेंस होगी और उतने बीच का इनका क्या होगा, डेंसिटी का मटेरियल होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। घनत्व किस तरीके से निकालते हैं, डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं, मैक्सवेल समीकरणों किस तरीके से अपन यूटिलाइज लेते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है विसरण नियम। अब देखिए दाब का विसरण, कोई ना किसी पार्टिकल्स पर, अब हमारे पास आइडियल गैस है, आइडियल गैस के जितने भी हमारे पास फेनोनेमास थे, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, सारों को हमने डिस्कस करना है। विसरण किस तरीके से होगा, विसरण के लिए डेरिवेशन किस तरीके से रहेगा। तो आप आने वाले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। ओके, आने वाले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ताकि जो आपके जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्या हो, हमारे कंप्लीट हो। तो इसके आने वाले लेक्चर से हम रियल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विसरण नियम जो कोडिंग है वो सारा का सारा इस गैसों की घटनाओं पर डिपेंड है। गैस के हम क्या करेंगे, मीन पथ निकालेंगे, और मीन पथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी को मेजरमेंट करेंगे। ओके, उसकी डेंसिटी को हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और डेंसिटी निकालते ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फ्री पाथ है वो अपन क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम वितरण नियम करते हैं माध्य पथ का। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से आती है वो भी हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो उसका फेनोनेमा हमें प्राप्त होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ बेसिक लेक्चर था, बेसिक बातें बताई आपको। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, विसरण नियम पढ़ेंगे, मैक्सवेल के जो लॉ हैं उनको कंसीडर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।